देखिए, एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो एक्सेल कई प्रकार से कैलकुलेशन और डेटा मैनेजिंग उसके लिए बखूबी एक ऑफिस में या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, एकेडमिक या कोई शॉप हो या कोई मॉल, सभी जगह बखूबी यूज़ किया जाता है। और एक ऐसे देखा जाए तो एक इजी प्लेटफॉर्म है, फास्ट डेटा मैनेजिंग के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। और यही कारण है कि इसी के बेहद पर एक्सेल की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक समय में एक्सेल में 27 से 28 फॉर्मूले हुआ करते थे, यानी क्राइटेरिया बहुत लिमिट था। लेकिन आज की स्थिति में यदि हम देखें, क्योंकि वर्किंग प्रोसीजर को हम देखें तो सभी संस्थाओं में, चाहे खासतौर पर हम फिनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल संस्थाएं, बैंकिंग प्रणाली, वहाँ पर हो गया, या कोई ऐसा ऑफिस जहाँ पर कई ब्रांचेस हैं और उनका डेटा यदि मैनेज करना हो, तो वहाँ पर पुराना वर्जन कहीं ना कहीं इतने अच्छे से डेटा को नहीं दे सकता या मैनेज करने में उसमें असक्षम है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने नए वर्जन में नए फंक्शन और फॉर्मूले को ऐड किया। ऐड करने के साथ ही फंक्शनलिटी तक ही इसको सीमित नहीं रखा, वर्तमान समय में इसमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को भी बखूबी ऐड किया। वीबी डॉट नेट का जो प्लेटफॉर्म है, वो पूरा प्लेटफॉर्म हमें अरेंज करके दे दिया एक्सेल के साथ में, जिससे ये ओनली फंक्शन तक सीमित न होकर के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट तक बन जाता है। यदि अच्छा प्रोग्रामर है और वो कोई वेल एप्लीकेशन, खासतौर पर पीसी एप्लीकेशन की बात करें, वो डिजाइन डेवलप करना चाहते हैं, तो एक्सेल एक अच्छा माध्यम है जहां पर एक वेल एप्लीकेशन डेवलप किया जा सकता है। यदि हम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को छोड़ दें कि हमें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इतना रुचिकर नहीं लगता या बोरिंग टाइप लगता है, तो भी यहाँ पर इस प्रकार की मैकेनिज्म दिया गया है कि आप एक वेल एप्लीकेशन यहाँ पे बना सकते हो। ओनली फंक्शन और उसके कुछ ट्रिक्स के बेसिस पर आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं स्कूल मैनेजमेंट डेटा सीट, पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं आप। इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, कोई भी शॉप हुआ जहाँ पर डेटा का मैनेजिंग किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर परचेज बिल की एंट्री, सेल्स बिल की एंट्री, देन स्टॉक और प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी एक्सपेंसेस है उनके, उन सबको आप बखूबी इसमें मैनेज कर सकते हैं। और एक वेल ऑडिट रिपोर्ट भी उनकी तैयार यहाँ पर हो जाएगी। यदि जीएसटी फिल वो कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। यानी ऐसे देखा जाए तो एक अकाउंटिंग की तरह जो टैली सॉफ्टवेयर की जिसकी काफ़ी वर्चस्व है इस समय, उसकी हम बात की जाए तो वो पूरा एक्सेल में भी किया जा सकता है। और एक्सेल में उससे संबंधित सॉफ्टवेयर बखूबी आप डिजाइन कर सकते हैं। टेली को सीखना थोड़ा सा एक नॉर्मल पर्सन के लिए थोड़ा टफ लगता है, जो जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं है, तो थोड़ा समय लगता है उसको। तो उनके लिए एक इजी प्लेटफॉर्म में आप एक्सेल पर ही पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि टैली अपने कंसेप्ट पर आधारित है, उसमें हम बैलेंस शीट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, स्टॉक मेंटेन की बात करें, उसका कैटेगरी वाइज मेंटेन बात करें, यूनिट मेजरमेंट की बात करें, और कई डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के प्रोजेक्ट टैली में बखूबी कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली एक किसी शॉप के लिए, क्योंकि टैली में एक ही सॉफ्टवेयर में ये सारे सब कुछ इंक्लूड है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन डेटा सीट यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। लेकिन आप किसी एक को ध्यान में रख करके, और एक समय है आपके पास और आप एक वेल डेटा सीट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बनाना चाहते हैं, तो वो मैकेनिज्म बखूबी एक्सेल के अंतर्गत है। और उस पर तैयार करके आप सॉफ्टवेयर का सेलिंग भी कर सकते हैं, यानी आप अपना एक बिजनेस इसी में कर सकते हैं। इस मैकेनिज्म पर आधारित है एक्सेल। एक्सेल के फंक्शन अपने आप में विस्तृत हो गए। एक समय में 27-28 फार्मूले की जो बात की जा रही थी, अब उनको बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया, तकरीबन 700-800 फार्मूले इसमें इंक्लूड किए हैं। और उन फार्मूले में भी हम ये कह दें कि हमने सब कुछ सीख लिया है, सब लगा दिया, सब कर दिया, तो वो सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि किसी का क्या प्रोसीजर है
उसको एक अकेला व्यक्ति कोई इनबिल्ड कर दे, ये संभव नहीं है। सबका अपना मैकेनिज्म है, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, वर्किंग प्रोसीजर डिफरेंट डिफरेंट है। तो अपने आप में एक पावरफुल एप्लीकेशन के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। यानी आप कहते हैं कि हमने 1 महीने में सीख लिया, 3 महीने में सीख लिया, 6 महीने में सीख लिया, 1 साल में सीख लिया, तो ये बेकार की बातें हैं। हाँ, हमें उसके कंसेप्ट को सीखना है, वर्किंग प्रोसीजर को सीखना है, फंक्शनलिटी कैसे असेंबल की जाती है, कैसे एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को रिलेट किया जाता है, वो यदि आपने सीख लिया तो फिर आप जहां पर भी काम कर रहे हैं उसको ये देखना होगा कि वो वर्किंग प्रोसीजर कैसे होना है, उस डेटा को आप कैसे उसमें स्टोर करें, देन उसको कैसे एक्सेस करें, ये मैकेनिज्म उसमें आ जाएगा। उस क्रियाविधि में आप फॉलो कर पाएंगे और देन एक वेल डेटाबेस के साथ में एक एप्लीकेशन मैकेनिज्म पर उसको तैयार कर पाएंगे एक्सेल के अंतर्गत। लेकिन उसके लिए हमें उसकी फंक्शनलिटी और साथ ही साथ उनके लॉजिक कंसेप्ट, उस पर हमें काम करना होगा। तो एक्सेल को सभी फाइनेंशियल संस्थाओं में, सभी जगह, सभी छोटे से ऑफिस से लेकर के तो हम कहते हैं कि एक बड़ा ब्रांचेस वाइज है, उन सभी में बखूबी इसको यूज़ किया जाता है। और एक प्राइमरी तौर पर कहीं भी इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या आपको ऑफिस का नॉलेज है। ऑफिस मीन्स MS ऑफिस की बात की जा रही है, उनके ऑफिस तो अपनी जगह है ही, उनके ऑफिस का नॉलेज आपको कैसे होगा, हमें कैसे होगा, वहाँ क्या हो रहा है वो तो उनसे समझना पड़ेगा। लेकिन वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में आपसे पूछता है कि क्या MS ऑफिस, आपने MS ऑफिस ही जरूर नहीं है, अभी गूगल का भी गूगल ऑफिस, गूगल डेटा सीट चल रहा है, तो वहाँ पर ये सब चाहे ओपन ऑफिस हो, के ऑफिस हो, लोटस ऑफिस हो, स्मार्ट ऑफिस हो या MS ऑफिस हो, कहीं ना कहीं फंक्शनलिटी एक दूसरे से रिलेट करती है, कार्यप्रणाली वही है। किसी में कुछ फॉर्मूले कम है, किसी में कुछ एक्स्ट्रा या न्यू तरह से डिजाइन करके दे दिया गया, लेकिन MS ऑफिस एक नामी ब्रांड है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पैकेज, इसलिए शब्द यही यूज किया जाता है और अधिकतर जगह यूज भी यही किया जाता है। इसलिए हम एक्सेल पर वर्किंग प्रोसीजर को एक बिगिनर से लेकर के और एक नए कंसेप्ट तक उसको हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे इस ड्यूरेशन में अच्छा से अच्छा सीखें, बशर्ते है कि गैप ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और प्रैक्टिकल, डे टू डे प्रैक्टिकल आपको बखूबी करना है। यदि आप कहीं यानी प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो वो दूसरा फंक्शन आपको समस्या खड़ी करेगा ही करेगा। वर्जन की यदि बात करें तो 2013 अभी हम सीख रहे हैं, और 2013 के बाद 2019 की बात की जाती है, 16, 19 हो गया, 21 हो गया, 365 हो गया, बखूबी काम कर पाएंगे। लेकिन नए वर्जन में सीधी सी बात है कि नए फॉर्मूले भी ऐड किए गए हैं। लेकिन अभी हम यदि इस 13 की बात करें तो 13 और 19 हूबहू काम करते हैं, यानी इसमें भी मैक्रो को वैल दिया गया है, और कुछ समय बाद हो सकता है कि 19 पर हम काम करें। ठीक है, तो एक्सेल को ओपन करने के लिए आप एक्सेल टाइप करिए, यदि आपके सिस्टम में अवेलेबल है तो एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल को हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर ब्लैंक डेटा सीट लेंगे। टेम्पलेट बहुत सारे बने हुए हैं, अभी इनको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर ब्लैंक सीट को क्लिक करेंगे। ये हमारा एक्सेल डेटा सीट ओपन हो गया है। जब हम बात करते हैं वर्ड की, तो वर्ड में हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल या न्यू फाइल जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर कई पेज रहते हैं और यहाँ वहाँ पर हम कोई भी एप्लीकेशन, लेटर, बुकलेट, पेम्पलेट, ब्राउज़र तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें मिलता है वो डेटा एक सीट मिलता है। असल में पूरा यदि हम इसको कह दें तो इसको बुक नाम दिया गया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी ओपन होती है वो डॉक्यूमेंट फाइल ना होकर के एक डॉक्यूमेंट बुक ओपन होगी। और ये बुक जो होती है ये इसके अंतर्गत रहती है सीट, और इस सीट की यदि बात करें तो इसमें रो और कॉलम्स होंगे। जो खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे ABCDE, ये कॉलम्स हैं, आड़े में जो दिखाई दे रहे हैं वो रो है। कॉलम का जो नाम डिफाइन किया गया वो ABCD से दिया गया है और रो को 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दिया गया है। अब जो पुराना वर्जन था, यदि हम 2003 की या 2007 की बात करें तो इसमें जो कॉलम हुआ करते थे वो थे 256 कॉलम यानी खड़े में, और जो रो हुआ करते हैं वो है 65,536।
ये रो हुआ। यानी हम एक एक इंडिविजुअली व्यक्ति का नाम इसमें स्टोर करें इस प्रकार से एक एक रो में, तो एक डेटा सीट के अंतर्गत हम टोटल 65,536 स्टोर कर सकते थे। लेकिन नए वर्जन में इनको दिया गया है, जो ये 256 हुआ करते थे कॉलम, इनको अब बढ़ा करके कर दिया है 16,576 शायद, है ना। और जो रो हुआ कर, थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन है, 16,000 प्लस कर दिया है यूं कहते हैं। जो 65,000 रो हुआ करते थे, इनको बढ़ा करके सीधे कर दिया गया है 10,48,000 और कुछ, है ना। शायद ये हो सकता है 576, यानी 10 लाख प्लस हम इसको कह सकते हैं। यानी कहाँ 65,000 का डेटा और कहाँ 10 लाख का। तो एक ही डेटा सीट में आप 10 लाख रिकॉर्ड रख सकते हैं। यदि हम एक फाइनेंशियल संस्था की बात करें, एसबीआई के किसी ब्रांच की बात करें, तो बमुश्किल 1 लाख उनके पास जो है कि कस्टमर होंगे जिनके अकाउंट होंगे। तो यहाँ पे तो कितना रिकॉर्ड है, पूरे 10 लाख एक ही डेटा सीट में आप रख सकते हैं। तो ऐसे कितनी डेटा सीट, तो ऐसे हम चाहें जितनी डेटा सीट इंसर्ट कर सकते हैं, प्लस को क्लिक करेंगे वो डेटा सीट यहाँ पर इंसर्ट होती जाएगी। यानी हम कहें, यूं कहें कि हमारा कार्य कितना है, तो अनलिमिटेड हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा सीट का कोई लिमिट नहीं है। तो इस डेटा सीट पर हमें काम करना है और यहाँ पर हमें रिकॉर्ड तैयार करने हैं, ठीक है। तो इस डेटा सीट को हम यूं कह दें कि इस डेटा सीट को डिवाइड किया गया रो कॉलम में, और रो कॉलम से मिलकर के बना होता है सेल। ये हमारा एक सेल है। यदि सेल का नामकरण की बात करें, तो ये होगा हमारा बी तो कॉलम और 1 इसका रो, तो ये क्या कहलाएगा B1। और इसका नाम भी यहाँ पर यही हमारा ये फॉर्मूला बार भी है और यहीं पे नाम भी आता है। कोई सेटिंग के कारण ऐसा हो गया है शायद। ठीक है, चलिए उसको आगे समझ लेंगे हम। ये यहाँ छिपा हुआ है, थोड़ा सा इसको बड़ा ये। तो जब आप किसी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर उसका नाम भी डिफाइन होगा, ये C और 3, ठीक है। तो हर सेल का अपना नाम है। और कितने सेल हैं, तो 10,576 इंटू 16,000 कुछ जो आपकी रो है उसका इंटू कर देना, तो उतने सेल निकल के आ जाएंगे। उतना डेटा आप हर सेल में स्टोर कर सकते हैं। जहां आपका कर्सर होता है इसको बोलते हैं हम एक्टिव सेल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई भी डेटा सीट बनाना है, तो उस डेटा सीट की क्या फील्ड होगी, और आप फील्ड भी का निर्धारण भी उस आधार पर करेंगे कि डेटा आपको क्या रखना है। ठीक है, डेटा आपको क्या रखना है वो आप यहाँ पर डिफाइन करें। जैसे सबसे पहला हम सीरियल नंबर रख लेते हैं ताकि काउंटिंग हो सके हमारे डेटा की। तो जब आप डेटा यहाँ पर टाइप करेंगे, तो कैरेक्टर डेटा हमेशा लेफ्ट साइड सेट होकर के आएगा। नंबर होगा, जैसे हमने टाइप किया 1, तो 1 हमेशा इधर आएगा, ठीक है। ये भी कभी कभार सीपीसीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप डेटा नंबर टाइप करते हैं तो राइट साइड ही क्यों आता है। कोई भी नंबर करेंगे आप तो वो हमेशा इधर आएगा, कैरेक्टर आप टाइप करेंगे तो इधर आएगा। तो सीधा सा है कि कैलकुलेशन हम इधर से ही करते हैं। यदि हमारे दहाई और सैकड़ा का कैलकुलेशन करना हो 100 + 10, तो हम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, इसलिए नंबर हमेशा इधर से आएगा, ठीक है। लेकिन कभी हो सकता है कि दिखने में जो डेटा आपने टाइप किया हो वो नंबर है, लेकिन उसका टाइप कैरेक्टर है। कोई नंबर, कोई डेटा, डेटा का जो टाइप यानी नंबर कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर कभी नंबर नहीं होगा। जैसे मकान नंबर 101
तो मकान नंबर क्या है, आइडेंटिफिकेशन एक सिंबल है जिसका यूज हम कैलकुलेशन में नहीं कर रहे। हम ये कभी नहीं करते मकान नंबर 101 और 102 को जोड़ें तो मकान नंबर 103, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर डेटा सिर्फ एक सिंबल मात्र है, एक आइडेंटिफिकेशन के लिए है, उसका कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा है। तो वह डेटा जो कैलकुलेशन में यूज नहीं हो रहा है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, नंबर होते हुए भी क्या डिफाइन कर सकते हैं, करेक्टर। और जब डेटा करेक्टर की फॉर्म में होगा तो फिर वो नंबर यहाँ ना आकर के वो इधर ही डिस्प्ले होगा। उदाहरण के तौर पर कोई भी नंबर हम असाइन करते हैं, इक्वल डबल नोटेड के अंतर्गत हमने 10 डाला, आप पाएंगे कि ये 10 इधर डिस्प्ले ना होकर के इधर आया, तो बोले नंबर इधर आया। असल में ये नंबर 10 है, डिस्प्ले 10 हो रहा है, लेकिन इसका डेटा का टाइप नंबर ना होकर के कैरेक्टर की फॉर्म में है, तो डेटा का टाइप कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप हमेशा डबल इंटू कोटेशन चिन्ह में लिखा जाएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। चलिए, फिलहाल के लिए हमने वन टाइप यहाँ पर किया, इसके बाद हम इसको जनरेट करना चाहते हैं आगे की सीरीज, यानी 2 टाइप किया हमने। अब हम 3 टाइप ना करते हुए हम ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर लेना चाहेंगे, तो इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। और इसका देखिए, अब इस कर्सर की भी 3 स्थितियां हैं। कर्सर अभी आपका आ रहा है प्लस लेकिन बॉर्डर वाला, तो ये कर्सर आपका डेटा सिलेक्शन के लिए यूज होगा। इसमें कोई भी डेटा आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी डेटा आपका लिखा हुआ है, उदाहरण के तौर पर हमने कोई डेटा लिखा तो इसको सिलेक्ट करना है, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, तो ये सिलेक्ट डेटा सिलेक्शन की फॉर्म है। जब आप ये डेटा सेल रेंज जो एक्टिव है इसकी बॉर्डर पे जाएंगे तो कर्सर चेंज हो जाएगा। कर्सर कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है लेकिन एरो का सिंबल है। तो इस डेटा को आप कहीं भी मूव करना चाहते हैं तो बॉर्डर पर कर्सर को ले जाइए, देन क्लिक करके इसे मूव कर सकते हैं, कहीं पे डेटा मूव कर जाएगा। तीसरा जो आपका कर्सर है, ये जो सिलेक्ट रेंज है, इसमें एक पॉइंट इसका डिफरेंट आ रहा है, ये पाएंगे आप, ठीक है ना। तो 3 कॉर्नर एक जैसे आ रहे हैं, एक हमारा डिफरेंट आ रहा है। तो ये सेल को या सीरीज को आगे जनरेट करने के लिए होता है। यहाँ पर आप कर्सर ले जाएंगे तो कर्सर पूरा ब्लैक हो जाएगा, इस प्रकार एरो भी नहीं आएगा, प्लस पूरा आ जाएगा। इसको आप ऐसे खींचेंगे तो आगे सेल जनरेट होगी। ठीक है, तो 2 को हमने सेलेक्ट करके ऐसे आगे बढ़ाया तो 2 आ गया, लेकिन 1 और 2 की जो को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कर्सर ले जा करके हम इसको आगे बढ़ाते हैं सेल रेंज को, तो ये अगली फॉर्म, यानी 1 और 2, यहाँ पर 1 का डिफरेंट है तो अगले में 1 को लेकर के चलेगा, 2 और एक और उसमें डिफरेंट करके 3 जनरेट करेगा। ऐसे कोई भी सीरीज आप ले सकते हैं, ऐसा जरूरी है कि 1 और 2 ही फॉर्म हो। आपने दिया 2 4, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। तो वही आप यदि इसको सिलेक्ट करके लागू करेंगे, सिक्स एट इस प्रकार से निकलेगा। जरूर नहीं है यही हो, नंबर नीचे भी जा सकता है, 2 3 3 2, तो ये माइनस में चला जाएगा, 0 तक रिवर्स चले। कोई भी फॉर्म हो सकती है। 5 इसके बाद यानी एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, ठीक है, और इसके बाद एक तीसरी अलग रेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जो भी अंतर होगा वो ये निकाल करके ऑटोमेटिक आपको दे देगा। ठीक है, और इसके साथ में ये भी जरूर नहीं है कि नंबर ही हो, कोई सीरीज इस प्रकार से है जो कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से चल रही है। जैसे हमने टाइप किया A-101, ये सीरीज आपको रोल नंबर की माना कि जनरेट करना है स्टूडेंट की, तो ए टाइप किया, फिर आपको सिंगल 2 नंबर देने की जरूरत भी नहीं है, आप इसी को यदि आगे बढ़ाएंगे तो इसमें प्लस होता जाएगा 1, यानी अब एक्सेल समझ चुका है कि इनको कोई सीरीज बना रही है। यहाँ पर डिफरेंट देना पड़ेगा नंबर में, लेकिन ये डेटा की कौन सी फॉर्म है, कैरेक्टर फॉर्म है, तो इसमें ऑटोमेटिक एक्सेल नंबर जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक सीरीज जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीरियल नंबर जनरेट कर रहे हैं, वन टू को हमने सेलेक्ट किया और हम ऐसे क्लिक करके इसको खींच देंगे। कहाँ तक, जितना आपको डेटा फीड करना है
वहाँ तक फिलहाल के लिए आप खींच लीजिए, रेंज बता दीजिए उसको इस प्रकार से। और नेक्स्ट यदि फील्ड आपकी इसी प्रकार की एक रेंज में, हमने डेटा सीट को सिलेक्ट करके रेंज बता दिया कि हमें 46 तक का रेंज चाहिए, यहाँ तक डेटा हम फीड करेंगे। इससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट फील्ड आपका आएगा तो ऑटोमेटिक ही उस सीरीज तक जनरेट हो जाएगा नंबर। उदाहरण के तौर पर इनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट हमने लिया और हम सीरीज वही चाहते हैं, जैसे जुलाई सेशन के स्टूडेंट है तो JU हमने टाइप किया, डेज 1 हमने टाइप किया, तो अगला जो है वो 2 3 फॉर्म। तो यहाँ पर आप कर्सर रखिए और कर्सर को कॉर्नर पे ले जाइए, जब कर्सर चेंज हो जाए तब आपको डबल क्लिक कर देना है। अब आपको सीरीज को ऐसे क्लिक करके खींचने की आवश्यकता नहीं है, डबल क्लिक करेंगे तो ये कहाँ तक जनरेट करेगा, जहाँ तक आपका पिछला रेंज है, यानी जहाँ तक डेटा रेंज आपने दिया है वहाँ तक का नंबर निकाल करके दे देगा। क्योंकि एक्सेल को नहीं पता कि यूज़र कहाँ तक चाहता है, इसलिए वो 10 लाख तक का नहीं निकालेगा। वो आपसे फर्स्ट मांगता है वैल्यू कि आपको डेटा सिलेक्शन डेटा फीड कहाँ तक करना है, तो जो आपकी रेंज होगी वहाँ तक उठा करके उस रेंज को वो जनरेट कर देगा। ठीक है, चलिए तो अभी तो हमने एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिक पर्टिकुलर कोई यूनिक ना होते हुए सीधे JU टाइप करके और इसको फिट कर दिया है। अगला फील्ड हमारा जैसे है नेम, नेम के बाद हम फादर नेम रखना चाहते हैं, फादर नेम के बाद हम डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ के बाद हम अपने कोर्स के बारे में डिटेल रखना चाहते हैं, कोर्स के बाद हम उदाहरण के तौर पर कोर्स फीस भी रखना चाहते हैं। यदि उसी में एडिट करना है तो डबल क्लिक करिए या F2 प्रेस कर सकते हैं, डबल क्लिक करिए वो एक्टिवेट हो जाएगा और इसके साथ में हम फी कीवर्ड जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद अगली फील्ड में हम चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी या एडमिशन फीस, इसको हमने नाम दे दिया, वो हम रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। एग्जाम फर्स्ट, जितने भी हमारे इंस्टॉलमेंट होंगे वो हम फील्ड जमा देंगे। इसके बाद हम चाहते हैं इन सभी का टोटल करना। ठीक है, डेटा की फॉर्मेटिंग भी आप स्टार्टिंग से लेकर चलें, व्यवस्थित तरीके से फॉर्मेट करें। ये हमने इसका कलर चेंज कर दिया फील्ड का। ठीक है, तो जितना अच्छा आपका डेटा होगा उतना आप काम भी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ आवश्यकता लगते हैं वहाँ कैपिटल में, फर्स्ट लेटर कैपिटल में, डिजाइनिंग, लेआउट, कलर कॉम्बिनेशन ये करके चलिएगा। क्योंकि अधिकतर ये पाया है कि प्रैक्टिकल के दौरान इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता और जब बनकर के डेटा तैयार होता है तो वो जितना रोचक होना चाहिए वो होता नहीं है। तो मामला सभी स्टार्टिंग से लेकर के चलें कि साफ़ सुथरा हो, सब कुछ चीज़ें क्लियर क्लियर समझ में आए और डेटा जो लिखा गया वो भी सही तरीके से डिफाइन करें। फिलहाल के लिए तो यहाँ हम नाम, पिताजी का नाम ऐसे हम देंगे। ये है हमारा डेटाबेस, तो हम इस सीट का नाम भी एक दे देते हैं डेटाबेस। तो सीट का नाम कैसे डिफाइन करेंगे, यही सीट पर आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पर मिलेगा आपको रीनेम और रीनेम में जा करके हम देते हैं डेटाबेस। ये हमने दिया है डेटाबेस किसका, तो हमारा जो डेटाबेस जिसमें हम डेटा टाइप करेंगे। तो फर्स्ट सीट ये हो गई, एक और सीट हम प्लस करके इंसर्ट कर लेते हैं और डेटाबेस हमारा बैकएंड टूल के रूप में है। हम जब हम किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उसमें दो प्रकार के एप्लीकेशन, एक फ्रंट एंड टूल और एक बैक एंड टूल। तो फ्रंट एंड टूल में एक पेज पर एक ही कस्टमर का कहते हैं या एक एम्प्लॉय का कहते हैं या एक इंडिविजुअली व्यक्ति का कहते हैं, वो नाम या उसकी डिटेल शो होती है। लेकिन जो बैकएंड टूल होता है उसमें पूरा डेटाबेस रहेगा। तो ये हमारा डेटाबेस है जो एक बैक में काम कर रहा है। तो हम पहले बैक को डिजाइन कर रहे हैं, फिर फ्रंट को डिजाइन करेंगे। बैक में हम जो जो रखना चाहते हैं उन फील्डों को ले लेंगे। फील्ड इतना ही होगा ये नहीं कह सकते, हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये फील्ड तो हमें टाइप करनी होगी, स्टूडेंट का नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सा कोर्स उनका है, कोर्स के हिसाब से उसकी फीस कितनी होगी वो हम आगे डिफाइन कर सकते हैं। एडमिशन फीस कितना होगा वो अभी हम दे देते हैं। जैसे एडमिशन फीस है 6500, कितनी फीस टोटल जमा की, तो टोटल निकालने के लिए आप यहाँ पर फंक्शन असाइन करिए, एक फॉर्मूला असाइन करिए सम का,
जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल सम टाइप करिएगा, कोष्टक लगाइएगा शिफ्ट के साथ में। बोल रहा है नंबर 1 नंबर 2, तो यहाँ पर एक से अधिक नंबर का आप सीरीज दे सकते हैं। तो हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, तो ये है हमारा एच, तो एच से लेगा करके तो के तक, लेकिन एच के कौन से रो में, दूसरे में, तो H2 से तो K2 तक ये दिया, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर करेंगे। ये सम हो गया है, ठीक है। अगर यहाँ बीच में आपने फीस ऐड किया, जैसे हम करते हैं 3,000 रुपये, तो आप पाएंगे कि टोटल फीस यहाँ पर 9,500 हो चुकी है। ये हमने एक स्टूडेंट का निकाला। अगले स्टूडेंट का यदि आपने फीस यहाँ पर डिपॉजिट किया, उदाहरण के तौर पर 5,000 रुपये, तो यहाँ टोटल होकर के नहीं आ रहा है। तो क्या हर स्टूडेंट के लिए अलग से फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको अलग से फॉर्मूला सेट करने की आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्मूला आपने लगाया है, एक इंस्टॉल किया है, हम चाहते हैं कि सेम वही आगे लागू हो, तो यहाँ पर आप इस रेंज पर जाइएगा, कर्सर जब प्लस की फॉर्म में, प्लस तो है ही लेकिन प्रॉपर डार्क, और उसको डबल क्लिक कर दीजिएगा। तो जहाँ तक आपका डेटा रेंज सिलेक्ट है 46 स्टूडेंट का, वहाँ तक ये फॉर्मूला लागू हो गया है। कैसे, ओनली डबल क्लिक करने से। अब क्या होगा कि यदि इसमें कोई भी वैल्यू फीड करते हैं आप, टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, हमारा टोटल आ रहा है। तो ये तो हो गया सम होने वाली स्थिति। अगला हम चाहते हैं कि इनका कोर्स कौन सा है, और जो कोर्स होगा उसके आधार पर उनकी फीस आ जाए। तो हम यहाँ पर कोर्स देते हैं DCA। अब DCA की फीस कितनी है, तो हमने एक तरीका तो टाइप किया कि 12,500 फीस है, ये हमने टाइप किया, ठीक है। अब इनकी ड्यू फीस कितनी है, तो हमने टाइप कर दिया यहाँ पे ड्यू। अब ड्यू फीस निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल जो कोर्स फीस है, कोर्स फीस है 12,500 माइनस हम करेंगे जो टोटल उन्होंने डिपॉजिट किया है। जब इसको माइनस करेंगे, यानी यहाँ पर माइनस, यानी इस कोर्स फीस को ध्यान में नहीं रखना है, आपको सेल एड्रेस ध्यान रखना है। आप जब डेटा तैयार कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हमने जो डेटा तैयार किया वही रो कॉलम आए। तो आप ये भी एक कॉपी में आपने कहीं नोट किया है कि G2 माइनस L2, तो वो गलत होगा। आपको सिर्फ याद रखने के लिए आप इसे लिख सकते हैं कि माइनस किया, पर आपको वैसे ही बेसिक सी चीजें हैं कि 12,000 हमारी कोर्स फीस है, जो जमा कर दिया तो सेल्स फीस वैसे निकल जाएगी। तो आपको ये देखना है कि किस कॉलम में हमारी कोर्स फीस है और किस कॉलम में हमारी टोटल फीस है। तो उस कॉलम के एड्रेस से जो जमा हो गया उसको माइनस कर देना है, सीधी सी बात है। तो आपका ड्यू फीस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये 3,000 इनका बचा हुआ है। यही फॉर्मूला सब पे लागू करने के लिए हम वही डबल क्लिक करेंगे, और जैसे हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर, ये सेल रेंज जनरेट हो जाएगा, सभी का निकल जाएगा। ये माइनस में आ गया है। माइनस में इसलिए आया क्योंकि इनकी कोई कोर्स फीस नहीं थी, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ही करवा दिया। लेकिन यदि यहाँ पर कोई कोर्स फीस है, जैसे कोर्स फीस है इनकी 13,500, कोर्स है इनका PGDCA, ठीक है। तो अब 8,500 आ गया है। इसी प्रकार DCA है और कोर्स फीस 12,500 है। तो अब कोर्स फीस जैसे बाद में आ रहा है चेंज हुआ, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होता जा रहा है। यानी हमने क्या किया, फंक्शन पहले से ही उसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, फॉर्मूले असाइन कर दिए हैं, और असाइन करने के बाद कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर होता जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज किया है सम का। माइनस के लिए ऐसा पर्टिकुलरली कोई सम या ऐसा नहीं है, सिर्फ आप किस फील्ड में से माइनस कर रहे हैं वो आप कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कि आपका यदि यहाँ पर कोई डिस्काउंट है, तो चलिए डिस्काउंट तो बात की प्रोसेस है। हम पहले ये डिफाइन कर दें कि जो भी कोर्स है उस कोर्स के अकॉर्डिंग उसकी फीस ऑटोमेटिक ही आ जाए। यदि कोई स्टूडेंट DCA का है तो ऑटोमेटिक आ जाए 12,500, कोई स्टूडेंट PGDCA का है तो उसकी फीस आ जाए 13,500, टैली और CPCT है तो उनकी फीस उसके अकॉर्डिंग आ जाए। इसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला है इफ का। एक्सेल ही नहीं, जहां पर भी कंडीशन की बात आती है वहां पर हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट बहुत यूज होता है, तो हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज करने वाले हैं। इफ के माध्यम से हम एक्सेल को बता देते हैं
कि हम चाहते क्या हैं। तो हम असाइन करेंगे इक्वल, या असाइन ऑपरेटर भी कह सकते हैं इसको, इफ यदि कोष्टक आपको असाइन करना है। जैसे कोष्टक असाइन करेंगे तो फॉर्मूला नीचे एक हेल्प बॉक्स में हिंट में आपको देगा, आपसे मांगेगा लॉजिकल टेक्स्ट, आप क्या लॉजिक चाहते हैं। तो लॉजिक में हमने दिया कि ये सेल यानी F2, अब ये जरूरी आप इसको लिखने में F2 लिख सकते हैं, लेकिन आप जब देंगे तब आपको ये देखना है कि आपका डेटा कहाँ है। तो हमने यहाँ पर दिया F2, ठीक है, इक्वल क्या हो, यदि इस F2 में DCA टाइप हो, और DCA को आपको देना है डबल इटरेट में, क्योंकि कैरेक्टर डेटा डबल इटरेट में लिखा जाता है। DCA हो तो क्या है, तो हमने कंडीशन कॉमा लगाकर बोला वैल्यू इफ ट्रू, यदि ये ट्रू होता है तो वैल्यू क्या है, तो हमने वैल्यू दिया 12,500, एंटर करेंगे तो यहाँ पर 12,500 आ गया है। अब इस फॉर्मूले को हम जब लागू करते हैं डबल क्लिक से, यहाँ पर फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर पीजीडीसी लिखा है, यहाँ पर डीसीए नहीं आया है, ठीक है। और ये अभी तक का डेटा इसमें यहीं तक का था, तो इसने यहीं तक लागू किया है। आप इसको एक बार बता दीजिए कि हम आगे तक हमें चाहिए, एक्स्ट्रा लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जहां जहां डीसीए है वहां पर फीस कितना हो गया है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि डिस्प्ले प्रॉपर हो जाए। तो जहां डीसीए है वहां फीस हो गया है उस कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। इफ सेल एड्रेस हमने दिया है, उसकी वैल्यू क्या हो और क्या आए, यदि हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है तो, ठीक है। अब सेम हमने अभी यहाँ पर एक ही कंडीशन दिया है, ठीक है। अगली कंडीशन सेम रहेगी हमारी, बस शर्त क्या है, कोर्स चेंज होगा और उसकी फी। तो यहाँ पर इस वैल्यू के बाद जस्ट आप असाइन करें कॉमा, कॉमा असाइन करेंगे, फिर से आप असाइन कर सकते हैं इफ कोष्टक लगा करके बताइए सेल एड्रेस F2 ही में क्या हो। तो हमने कहा कि PGDC यदि हो तो क्या है, 13,500। पहली फॉर्म क्या बताई, DCA, क्योंकि सेल में एक ही वैल्यू होगा, या तो DCA होगा या PGDC होगा, ठीक है। या तो क्या होगा, DCA होगा या PGDC होगा, तो जो भी होगा। अभी इस सेल के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो DCA में मामला ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है तो ये, और यदि ये ट्रू ना होकर के ये ट्रू हुआ सेकंड स्टेप, तो उसकी फीस यानी 13,500 यहाँ पर शो हो जाएगी। एंटर करेंगे, यहाँ पर ऐसा करेक्शन का बोल सकता है, क्योंकि हमने जितनी बार इफ को असाइन किया है यानी स्टार्ट किया है उतनी बार क्लोज होना जरूरी है। इफ को हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो एक बार स्टार्ट हुआ, लेकिन बंद एक बार हुआ, बीच में एक बार और स्टार्ट हुआ है, ये दो कोष्टक हमें लगाना है जिससे एंड इफ हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि क्या मैं करेक्ट कर दूं, तो हमने कहा यस कर दीजिए, तो खुद ही एक्सेल एक और कोष्टक लगा करके इसको सही कर देगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, वही बाकी सब पर हम इसको अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे कि PGDC का कोर्स फीस 13,500 ऑटोमेटिक ही आ गया। इसी प्रकार आप असाइन कर सकते हैं टेली एंड सिम्प्लिसिटी, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।